नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रश्नों को पढ़ रहे थे, जो कि आज ये काव्य शास्त्र का 9वां भाग है, जो कि ये काव्य शास्त्र से संबंधित ये आज लास्ट भाग है। और इसके बाद हम ये भाग को पढ़कर इसके बाद हम रस से संबंधित प्रश्नों को लेकर आएंगे और ये आज का काव्य शास्त्र से संबंधित लास्ट भाग होगा। और दोस्तों, यदि इससे पहले के भाग देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि हमारे सेशन डेली देखना चाहते हैं तो आप भीष्म अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का ये 9वां भाग है, जो कि आज ये काव्यशास्त्र का लास्ट भाग है। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, DSSS, केवीएस, एनवीएस आदि सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों की प्रीवियस ईयर श्रृंखला है। और दोस्तों, यदि आप इनमें से कोई भी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, इसमें आपको कोई कमी समझ आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसको सुधार करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलिए, देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है 431। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? तो कृष्ण है दक्षिण नायक, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण दक्षिण प्रकार के नायक हैं। श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक 4 प्रकार के होते हैं: दक्षिण, अनुकूल, सठ और धृष्ट। और दक्षिण नायक एक से अधिक पत्नी वाला होता है। एक से अधिक पत्नी वाला होता तो अवश्य है, किंतु वह प्रधान महिषी का सर्वाधिक ध्यान रखता है और सभी नायिकाओं के प्रति उसका व्यवहार सरल, भद्र तथा सहृदय होता है। वो एक साथ सबको प्रसन्न रख सकता है। अनुकूल नायक सदैव एक ही नायिका में अनुरक्त रहता है। और सठ नायक अन्य नायिकाओं से प्रेम अवश्य करता है, किंतु प्रकट नहीं करता है। और धृष्ट नायक यह स्पष्ट रूप से दुराचरण करता है, वह निर्लज्ज होता है। तो ये सभी प्रकार के नायकों की विशेषताएं। प्रश्न 432। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? तो इनमें से नियताप्ति ये अर्थोपक्षेपक नहीं है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। नियताप्ति अर्थोपक्षेपक नहीं है। अर्थोपक्षेपक की संख्या 5 मानी गई है। नंबर 1 प्रवेशक, बी चूलिका, सी विस्कंभक, सी अंकाश, 5वां है अंकावता। जबकि निताप्ति कार्यावस्था के अंतर्गत आता है। कार्यावस्था की भी संख्या 5 है, जिनमें ए प्रारंभ, बी प्रयत्न, सी प्रत्याशा, डी नियताप्ति और अगला है फलागम। ये सभी हैं। प्रश्न 433। निम्नलिखित में धीरोधत्त नायक
कौन है? तो धीरोधत्त नायक। इनमें से भीमसेन है, विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भीमसेन धीरोधत्त नायक हैं। नायक 4 प्रकार के होते हैं: धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदत्त। ये सभी 4 प्रकार के होते हैं। धीरोदत्त ये मायावी, उग्र, चपल, अहंकार और दर्प से पूर्ण तथा आत्मश्लाघी होता है। इसे अपने बल तथा वैभव का बड़ा गर्व रहता है। साहित्य में इस प्रकार के नायक बहुत कम मिलते हैं। गौण पात्रों तथा प्रतिनायकों में अवश्य ही इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। रावण, परशुराम, भीमसेन आदि धीरोदत्त नायक के उदाहरण हैं, जबकि युधिष्ठिर धीरोदात्त नायक हैं और दुष्यंत धीर ललित नायक हैं। प्रश्न 434। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, यह किसने कहा? तो यह कहा है मैथ्यू आर्नल्ड ने। विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कविता अपने मूल रूप की आलोचना है, यह मैथ्यू आर्नल्ड का है। इस कथन या काव्य लक्षण में उत्तम काव्य की विशेषता प्रकट हुई है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम। प्रश्न 435। सूरत से आशय है, तो सूरत से आशय है आनंद का अनुभव, सूरत से आशय है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 436। नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व है, तो नाटक का तत्व है अभिनेता, कथावस्तु, रस। ये सभी नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक के तत्व हैं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। नाट्य शास्त्र की दृष्टि से अभिनेता, कथा, वस्तु, तत्व, रस, अभिनय सभी नाटक के तत्व हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। नाट्य शास्त्र में लोक चेतना को नाटक के लेखन तथा मंचन की मूल प्रेरणा माना गया। प्रश्न 437। इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? तो इनमें से भट्ट लोलट का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य भट्ट लोलट का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ये भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याताकार हैं। इनका दार्शनिक मत है मीमांसा दर्शन तथा इनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। ये इस प्रकार है। अगला प्रश्न है 438। इनमें से किनके अनुसार 73 अलंकार हैं? तो इनमें से रुद्रट के अनुसार 73 अलंकार हैं और इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और व्याख्या देखते हैं। रुद्रट के अनुसार 73 अलंकार हैं, जबकि दंडी के अनुसार 72 अलंकार हैं तथा भामा के ने 3 अलंकार माना है। और अगला प्रश्न है 439। साधारणीकरण की सही व्याख्या है, तो साधारणीकरण की सही व्याख्या इनमें से साधारणीकरण की सही व्याख्या है साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर समान बन जाते हैं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाते हैं। ये साधारणीकरण की सही व्याख्या है। प्रश्न 440। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो ये संबंध है अद्भुत रस से। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय वृत्ति का संबंध अद्भुत रस से है। भारतीय वृत्ति की उत्पत्ति ऋग्वेद से मानी जाती है। इसका प्रयोग भारतीय नटों के द्वारा उत्पन्न होने से भारतीय नाम पड़ा। ये सभी रसों में काम करती है, परंतु प्रमुखतः इसका संबंध करुण और अद्भुत रसों से है। नोट आयोग ने इसका उत्तर विकल्प डी माना है। प्रश्न 441। विम्ब का काम है, तो विम्ब का काम है काव्य को सजीव बनाना। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। विम्ब का काम काव्य को सजीव बनाना। भारतीय काव्य शास्त्र में विम्ब को काव्य क्रियाकल्प विधि का अनिवार्य अंग कहा गया है। ये शब्दों द्वारा प्रस्तुत इंद्रिय चित्र है जो मानवीय भावना प्रेरित रूपकात्मकता को अपने में स्थान देता है। और अगला प्रश्न 482। इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है? तो इनमें से सही अनुक्रम है काव्यानुशासन। इसका समय है 12वीं-13वीं सदी के मध्य। और साहित्य दर्पण जो कि विश्वनाथ का है, इसका समय है 14वीं सदी।
और रस मंजरी का 13वीं सदी है और रस गंगाधर का इसका 17वीं सदी। तो सबसे पहले आएगा काव्यानुशासन साहित्य दर्पण रस। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इनमें विकल्प सही अनुक्रम में जो इस प्रकार होगा: काव्यानुशासन 12वीं से 13वीं सदी के मध्य और साहित्य दर्पण 14वीं, रस मंजरी 13वीं और रस गंगाधर 17वीं। तो इसका उत्तर विकल्प है। अगला प्रश्न है 10 रूपक के लेखक हैं। तो 10 रूपकम के लेखक धनंजय हैं। विकल्प से इसकी व्याख्या देखते हैं। 10 रूपकम के लेखक धनंजय हैं। धनंजय रचित 10 रूपक की टीका अवलोक के रचयिता धनिक हैं। और मम्मट ने काव्य प्रकाश तथा विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की। प्रश्न 444 रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की परिकल्पना किसने की है? तो इसकी परिकल्पना भट्टनायक ने की है। विकल्प भी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना आचार्य भट्टनायक ने की है, जबकि रस की निष्पत्ति विवेचना में आचार्य भट्टलोलट ने उत्पत्ति की, आचार्य शंकुक ने अनुमिति और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्ति की कल्पना की है। प्रश्न है तद्दौसो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः कोप किसका काव्य लक्षण है? तो यह काव्य लक्षण है मम्मट का। विकल्प सी सही है। मम्मट का है। विकल्प सी से इसकी व्याख्या देखते हैं। तद्दौसो शब्दार्थो संग्रामन अलंकृति पुनः कोपि आचार्य मम्मट का काव्य लक्षण है। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली दंडिका तथा निर्दोषा लक्षणवती शरीर गुणा भूषणा काव्य लक्षण जयदेव का है। प्रश्न है 446 रसव वैसा को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? तो यह सम्मिलित किया है आचार्य विश्वनाथ ने। विकल्प भी सही है। और इसकी व्याख्या देखते रसव वैसा को अपनी परिचर्चा में आचार्य विश्वनाथ ने सम्मिलित किया है। यह उक्ति तैतरीय उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न 447 अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत कवीन उपर्युक्त किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति है देव की। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त उक्ति देव की है। देव द्वारा रचित काव्य शास्त्रीय काव्य ग्रंथ काव्य रसायन है। कविता में अभिधा को महत्व देते हुए यह पंक्ति काव्य रसायन से लिए गए इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, अष्टायाम। ये सभी देव की ग्रंथ हैं। आचार्य देव के ग्रंथ हैं। प्रश्न 448 आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। इसका उत्तर विकल्प भी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं, जो इस प्रकार हैं: वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वाध वक्रता, पद पराध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है 449 रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। इसका उत्तर विकल्प डी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में सूत्रों की संख्या 319 है तथा यह ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है। वामन ने रीत को काव्य की आत्मा माना है। प्रश्न 450 मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? तो मम्मट ये ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। अन्य ध्वनिवादी संप्रदाय के आचार्य आनंदवर्धन, रुय्यक और अभिनव गुप्त, जगन्नाथ, जबकि भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट, जयदेव आदि ये अलंकारवादी आचार्य हैं।
वामन रीतिवादी और क्षेमेन्द्र औचित्यवादी आचार हैं। प्रश्न 451 बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। पंत इस उद्धरण में काव्य गुण है, तो पंत के इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उपर्युक्त उद्धरण में प्रसाद काव्य गुण है। जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि के समान अथवा स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान जो रचना पाठक के चित्त में सहसा व्याप्त हो जाती है वह प्रसाद गुण युक्त कहलाती है। जैसे सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते, ये पंक्तियाँ। प्रश्न 452 रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता है, तो यह मानता आचार्य भट्टनायक की है। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता आचार्य भट्टनायक की है। भट्टनायक ने रस सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में काव्य को 3 शक्तियों की कल्पना की है, अभिधा, भावुकत्व, भोजकत्व। तो अपना अगला प्रश्न है, औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? तो ये हैं क्षेमेन्द्र। विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य क्षेमेन्द्र हैं तथा ये औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, शुभव्रत तिलक तथा दशा अवतार चरित नामक काव्य ग्रंथों की रचना की है। और आचार्य भामा दृश्य काव्य परंपरा एवं अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, जबकि भट्ट लोलट का सिद्धांत उत्पत्तिवाद तथा दार्शनिक मत मीमांसा दर्शन पर आधारित है। प्रश्न 454 रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक हैं, तो इसके जनक हैं भट्ट लोलट। विकल्प डी सही है। उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक हैं भट्ट लोलट। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद आरोपवाद संप्रदाय के प्रवर्तक यानी कि जनक भट्ट लोलट हैं और ये मीमांसा दर्शन से संबंधित है, जबकि अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद के जन्मदाता तथा शैव दर्शन से संबंधित है। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। पाणिनि संस्कृत भाषा के वैयाकरण है, इसका प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी है। प्रश्न 455 काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं, तो काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं मम्मट। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। काव्य प्रकाश के रचनाकार मम्मट हैं। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है और काव्यादर्श 10 कुमार चरितम तथा अवंती सुंदरी कथा ये सभी दंड की रचनाएं हैं, जबकि काव्य मीमांसा बाल रामायण और कर्पूर मंजरी आदि ये राजशेखर की रचनाएं हैं। प्रश्न 456 दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार हैं? तो दंडी अलंकारवादी हैं। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। दंडी अलंकारवादी आचार हैं और आचार और उनमें से संबंधित आनंदवर्धन ध्वनिवादी हैं और वामन रीतिवादी, भरत रसवादी। प्रश्न 457 किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? वो आचार्य हैं आनंदवर्धन। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य आनंदवर्धन ने गुणों को रस आश्रित माना है। आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य हैं। इन्होंने ध्वन्यालोक नामक कृति की रचना की है। प्रश्न 458 नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। नाट्य संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है और इनके द्वारा रचित ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र के खष्टम यानी 6वें और 7वें अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है। और प्रश्न 459 इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है। तो भरत मुनि रचित ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र।
इससे पहले भी पढ़ चुके हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र ग्रंथ है और जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ में 36 अध्याय, लगभग 5000 श्लोक हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा है, जबकि 10 रूपक के रचयिता धनंजय हैं। साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ हैं। अगला प्रश्न है 460। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? काव्यांग, इसका उत्तर सही है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्यांग काव्य हेतु स्वीकार किया है। लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगनी। अगला प्रश्न है 461। और दोस्तों, प्रश्न पढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम भट्टनायक ने किया, विकल्प सी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग भट्टनायक ने किया। आचार्य भट्टनायक के अनुसार विभावादि का साधारणीकरण होता है, जबकि अभिनव गुप्त ने सहृदय का साधारणीकरण माना है। प्रश्न 462। काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। तो इसमें काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है, तो ये सही नहीं है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। काव्य शास्त्र में गुणों का विवेचन नहीं मिलता, ये कथन सही नहीं है, जबकि गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य हैं, अलंकार बाह्य शोभा मात्र है। गुण रस के उत्कर्षक और काव्य के शोभा कारक का तत्व है। माधुर्य, प्रसाद, ओज सर्वमान्य काव्य गुण है। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन मिलता है। ये सभी कथन काव्य गुणों के संबंध में सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 463। सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपकों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 5 है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपकों की संख्या 5 होती है। पहला है विस्खंभक। विस्खंभक का काम होता है बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला विस्खंभक कहलाता है। और प्रवेशक इसके अंतर्गत भी सूचना विस्खंभक की भांति दी जाती है, किंतु इसका सूचक पात्र अधम श्रेणी का होता है। और अगला है चूलिका। चूलिका पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को चूलिका कहते हैं। और अगला है अंकाश। अंकाश यदि किसी ऐसी बात की सूचना दी जाए जिसमें अगले अंक के प्रारंभ होने का संकेत हो, अंकाश कहलाते हैं। और अंकावतार जहाँ प्रथम अंक की वस्तु का विच्छेद किए बिना दूसरे अंक के वस्तु आरंभ हो, वहाँ अंकावतार का होता है। प्रश्न 464। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनि में कौन सा काव्य गुण है? तो इसमें काव्य गुण है माधुर्य गुण, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त पंक्ति में माधुर्य काव्य गुण है जो सुनने में मधुर लगे, अर्थात जहाँ पर कर्ण, कटु वर्ण, कठोर वर्ण, संयुक्त वर्ण, द्वित्व वर्णों को छोड़कर संगीत के समान मधुर ध्वनि का प्रयोग हो, जिसमें लंबे समासों, लंबे अनुप्रास वाले पदों का प्रयोग न हो, वहाँ माधुर्य गुण होता है। इसमें श्रृंगार करुण और शांत होता है। इसमें चित्त की द्रुत अवस्था, वैदर्भी रीत, उपनागरिका वृत्ति होती है। अगला प्रश्न है 465। अर्जुन पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामति देखो, इसमें काव्य का कौन सा दोष है? तो इसमें काव्य का
शब्द दोष है, विकल्प ए सही है। काव्य का शब्द दोष है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त पंक्ति में शब्द दोष है, वर्णों अथवा शब्दों के प्रयोग में असावधानी होने पर जब अर्थ का बोध होने से पहले दोष जान पड़े वहाँ शब्द दोष होता है। शब्द दोष निम्नलिखित हैं। नंबर 1 श्रुति कटुत्व दोष, दूसरा है च्युत संस्कृति दोष, तीसरा है अश्लीलत्व दोष और चौथा है क्लिष्टत्व दोष। प्रश्न 466 सब को जानत तुम्हें सारे जहान जगत, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान में काव्य का कौन सा दोष है? तो इसमें काव्य का दोष है पुनरुक्ति दोष, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान में काव्य का पुनरुक्ति दोष है। उपर्युक्त पंक्ति जगत और जहान एक साथ प्रयोग हुए हैं और दोनों का अर्थ संसार होता है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति दोष है। प्रश्न 467 व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? तो व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध व्यंग्यार्थ से है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध व्यंग्यार्थ से है। निम्नलिखित शब्दों की शब्द शक्तियाँ इस प्रकार हैं। शब्द शब्द शक्ति, अविधा मुख्यार्थ है, लक्षणा लक्षणार्थ है, व्यंजना व्यंग्यार्थ है। प्रश्न 468 जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है, विकल्प बी सही। और इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रयुक्त वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है, अर्थात जब सिंह वीर तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ यानी कि कायर भाग गए। यहाँ सिंह का लक्षण वीर में तथा गीदड़ के लक्षण कायर में आरोपित हो रहा है, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति है। प्रश्न 469 भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य है। तो नाटक का उद्देश्य है रसास्वादन, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य रसास्वादन है और नाटक काव्य का रूप है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रस अनुभूति कराती है, उसे नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। नाटक में श्रव्य काव्य से अधिक रमणीयता होती है। श्रव्य काव्य होने के कारण यह लोक चेतना से अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। नाट्य शास्त्र में लोक चेतना को नाटक के लेखन और मंचन की मूल प्रेरणा माना है। प्रश्न 470 संगत युग्म का चयन कीजिए। इसमें संगत काव्य प्रकाश मम्मट का है, काव्यादर्श ये दंडी का है और काव्यालंकार भामक का है और काव्यालंकार सूत्र ये वामन का है। तो यहाँ पर इसका उत्तर विकल्प सी सही है, यही संगत है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। काव्य प्रकाश मम्मट का है, काव्यादर्श दंडी का है, काव्यालंकार सूत्र वामन का है, काव्यालंकार भामक का है। अगला प्रश्न है 471 अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है। आए जोग सिखावन पाड़े, परमार्थी पुराननी लादे, ज्यों बंजारे टाणे। इसमें इसका उत्तर है व्यंजना, विकल्प ए सही है। व्यंजना विकल्प ए सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। आए जोग सिखावन पाड़े, परमार्थी पुराननी लादे, ज्यों बंजारे ठाणे। उपर्युक्त पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति है। शब्द के जिस व्यापार से उसके मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी विशेष या गंभीर या गूढ़ अर्थ का बोध होता है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। प्रश्न 472 इनमें से कौन सा आचार अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से विश्वनाथ अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार विश्वनाथ अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं थे, यह रस संप्रदाय में सम्मिलित आचार हैं, जबकि दंडी भामा उद्भट अलंकार समुदाय के आचार्य हैं। प्रश्न 473 काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है। तो यह प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है काव्यालंकार, जो कि भामा का है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ काव्यालंकार है।
काव्यालंकार के रचयिता भामा है। भामा कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम रक्तिल गोमी था। भामा ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की है जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। प्रश्न 474 काव्य हेतु संबंधी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य काव्याद दवे छड़ात काव्य अभिज्ञ शिक्षया अभ्यास इति हेतुस्त दुद्ध अव्वे। ये पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इस पंक्तियों के रचयिता हैं मम्मट का है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त काव्य हेतु संबंधी पंक्ति के रचयिता मम्मट है। मम्मट का जन्म कश्मीर में हुआ था। इनके पिता का नाम कैयट था और इनका समय 11वीं शताब्दी। मम्मट का समय 11वीं शती उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की है जिसमें कुल 10 उल्लास यानी कि अध्याय हैं। अगला प्रश्न 475 अधोलिखित आचार्यों को उनके काल क्रमानुसार आरोही क्रम में रखना। तो चलिए देखते हैं। इसमें दंडी का है। दंडी है 7वीं शताब्दी की। दंडी है 7वीं की। और वामन का समय है 8वीं शताब्दी। और मम्मट का समय 11वीं शताब्दी। और विश्वनाथ का समय है 14वीं। और जगन्नाथ का है 17वीं। तो इसका उत्तर विकल्प ए ही सही है। इसका उत्तर विकल्प ए ही सही है और इसकी व्याख्या यहाँ पर दी हुई है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 10 रूपक किस प्रकार का ग्रंथ है। तो 10 रूपक किस प्रकार का ग्रंथ है। तो यह ग्रंथ है नाट्य संबंधी, विकल्प सी सही है। 10 रूपक नाट्य संबंधी ग्रंथ है और ये धनंजय का है। धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे। 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना की। 10 रूपक में 4 अध्याय लगभग 300 कारिकाएं। धनंजय के भ्राता धनिक ने 10 रूपक का टीका अवलोक नाम से लिखी। प्रश्न 477 निम्नलिखित में से काव्य दोष कौन सा नहीं है। तो इनमें से काव्य दोष घनत्व तो नहीं है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। घनत्व काव्य दोष का उदाहरण नहीं, जबकि अन्य काव्य दोष के अंतर्गत जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 श्रुति कटुत्व शून्य। इसमें शून्य में रसहीन श्रुति कटुत्व दोष होता है। वामन ने इसे कष्ट नाम दिया है। केशव दास ने झोंकाण कटु दोष कहा है। उदाहरण है सिद्धार्थ गए सिद्धार्थ कुमार। सिद्धार्थ पद में यही दोष है। और अगला है च्युति संस्कृति। इसमें व्याकरण द्वारा असम्मत शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। इसमें सीता स्त्रीलिंग के साथ बोला क्रिया रूप असंगत है। और तीसरा है क्लिष्टत्व, अत्यंत दुर्बोध शब्द का प्रयोग। तो चलिए देखते हैं। कहूँ सुप्रेम प्रकट को करई, कही छाया कवि मत अनुसरई। यहाँ शब्द ध्वनि सिद्धांत में प्रयुक्त कवि परंपरा के अर्थ में है, समान छाया के अर्थ में नहीं। अगला प्रश्न 478 निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। अभिनव गुप्त का है। अभिनव गुप्त का है ध्वन्यालोक लोचन। तो ये हो गया। और राजशेखर का है काव्य मीमांस। राजशेखर का है। महिम भट्ट का है व्यक्ति विवेक। और भोजराज का है सरस्वती कंठाभरण। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 2 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5 1। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और व्याख्या यहाँ दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 479 मुख्यार्था अति दोषः काव्य दोष का यह लक्षण किस आचार का है। तो यह लक्षण है आचार्य मम्मट का, विकल्प ए सही। इसकी व्याख्या देखते हैं।
मुख्यार्था अति दोषः काव्य दोष का यह लक्षण आचार्य मम्मट द्वारा दिया गया है। अन्य आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य दोष के लक्षण इस प्रकार हैं। आचार्य काव्य दोष लक्षण कथन। तो चलिए आचार्य मामन का है गुण विपर्यात मनोदोषः, ये मामन का है। आचार्य भरत का दोषः न अत्यर्थतो ग्राहम, ये आचार्य भरत का है। आचार्य विश्वनाथ का रसापकर्षः दोषः, ये विश्वनाथ का है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 480 काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा काव्य गुण की उपर्युक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो यह परिभाषा आचार्य वामन ने दी है। विकल्प सी से इसकी व्याख्या देखते हैं। काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा काव्य की परिभाषा आचार्य वामन ने दी है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनके काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है। अगला प्रश्न है 481 निम्नलिखित में से कौन सी ओजगुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने दी है? तो इनमें से दी है समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न, ये भरत मुनि ने दी है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। आचार्य भरत मुनि ने ओज गुण संपन्न रचना की परिभाषा इस प्रकार दिए हैं। समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना ओज गुण वाली होगी। अगला प्रश्न है 482 नीरवता शिलाचरण टकराता फिरता पवमान उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो उपर्युक्त पंक्ति में ये पंक्ति में अप्रयुक्त काव्य दोष है। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। निर्वता से शिलाचरण टकराता फिरता पवमान उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में अनुपयुक्त काव्य दोष है। अपयुक्त अर्थात अव्याहत या अप्रचलित। अनुपयुक्त दोष जहाँ काव्य में अप्रचलित शब्द का प्रयोग होता है वहाँ अप्रयुक्त दोष होता है। इन पंक्तियों में पवन के लिए पवमान अप्रचलित शब्द का प्रयोग हुआ, अतः यह अप्रयुक्त दोष होगा। अगला प्रश्न है 483 कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। तो इनमें अनुक्रम है। तो चलिए देखते हैं। वामन का समय 8वीं शती है और कुंतक का समय है 10वीं और मम्मट का समय है 11वीं और विश्वनाथ का 14वीं। तो इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प ए ही सही है। विकल्प ए ही सही है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य वामन का समय है 8वीं, कुंतक का 10वीं, मम्मट का 11वीं शती और विश्वनाथ का 14वीं। अगला प्रश्न 484 निम्नलिखित अवधारणाओं को उनसे संबंधित आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर संरचनावाद यह है अल्थ्यूसर का उत्तर संरचनावाद अल्थ्यूसर का। तो ये एक सही है। और यथार्थवाद है जॉर्ज लुकाच का। तो जॉर्ज लुकाच का है। तो चलिए आगे देखते हैं। स्वच्छंदतावाद है स्वच्छंदतावाद ये है रॉबर्ट बर्न्स का। और उत्तर आधुनिकतावाद ये है फ्रेडरिक जेम्सन का है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 1 4 1 4 3 5 1 4 3 5। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और यहाँ पर दिया हुआ है उत्तर संरचनावाद ये अवधारणा है लुई अल्थ्यूसर का। और यथार्थवाद जॉर्ज लुकास की अवधारणा है। स्वच्छंदतावाद रॉबर्ट बर्न्स की है। उत्तर आधुनिकतावाद फ्रेडरिक जेम्सन की। अगला प्रश्न है 485 तद्दवसो शब्दार्थो संगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि इसका कथन है। तो यह कथन है मम्मट का। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। तद्दवसो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि कथन आचार्य मम्मट का है। आचार्य मम्मट के ग्रंथ का नाम काव्य प्रकाश है, आप सभी जानते होंगे। प्रश्न 486 काव्य हेतु कितने प्रकार के हैं? तो काव्य हेतु के प्रकार हैं 3। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं।
काव्य हेतु 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। प्रश्न 487, रीतिरात्मक काव्य किसका कथन है? तो यह वामन का है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रीतिरात्मक काव्यास वामन का कथन है। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है तथा ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार माने जाते हैं। प्रश्न 488, तो इसमें सद्या पर निवृत्ते कांता सम्मित तयोपदेश युजे कथन किसका है? तो यह कथन है मम्मट का, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। सद्या पर निवृत्ते कांता सम्मित तयोपदेश युजे कथन के रचनाकार मम्मट है, जबकि वामन, भरत मुनि तथा हेमचंद का इस कथन से संबंध नहीं है। प्रश्न 489, उत्पत्तिवाद किस आचार का सिद्धांत है? तो यह भट्ट लोलट का है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्ट लोलट का है। उत्पत्तिवाद आरोपवाद सिद्धांत भट्ट लोलट का है, जबकि भट्ट नायक का सिद्धांत भुक्तिवाद या भोगवाद है तथा अभिनव गुप्त का सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद है एवं शंकोक का अनुमितिवाद है। प्रश्न 490, आचार आनंदवर्धन किस संप्रदाय के आचार माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं ध्वनि संप्रदाय के, विकल्प सी सही है। और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा माने जाते हैं, वक्रोक्ति के कुंतक और औचित्य के क्षेमेंद्र। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किया है, जबकि अलंकार संप्रदाय के आचार्य भामा हैं, वक्रोक्ति के कुंतक हैं, औचित्य के क्षेमेंद्र हैं। प्रश्न 491, काव्यादर्श का रचनाकार कौन है? तो ये दंडी की है और इनकी रचना है 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा, ये भी है। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। काव्यादर्श के रचनाकार दंडी हैं। आचार्य दंडी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, जबकि आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। और आचार्य वामन ने काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखा है। और प्रश्न 492, सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? तो ये भोजराज का है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ के रचनाकार भोजराज हैं और ग्रंथकार तो श्रृंगार प्रकाश ये भोजराज की ये भी है। काव्यालंकार की भामा है। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति ये वामन का है। और महाभाष्य ये पतंजलि का है। और अष्टाध्यायी आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, ये पाणिनि का है। तो ये रहा आज के सेशन का लास्ट प्रश्न। और यहाँ से काव्यशास्त्र मूल रूप से काव्यशास्त्र के प्रश्न हम समाप्त कर चुके हैं। अब इसके बाद हम रसों से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो जो कि रसों से संबंधित प्रश्नों को हम नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे। तो आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो यदि हमारे सेशन डेली देखना चाहते हैं तो आप भीष्म अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए।